हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सेमेस्टर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस चेंज हुआ है। जो पहले इसका कोड केएनसी हुआ करता था, अब इसका कोड बीएनसी हो गया है। ठीक है। तो बीएनसी 501 एंड बीएनसी 601। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो बेसिकली जो चेंज हुआ है वो ये फोर्थ मॉड्यूल के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है। पुराना सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड रेगुलेशन टू इंफॉर्मेशन, इसमें आपका पेटेंट, कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, ठीक है। उसके अलावा दो तीन इसमें लॉ थे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये जो फोर्थ यूनिट है ये पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। अब जो नया सिलेबस है उसमें दो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? एक ऐड किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसमें टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ सॉरी इलेक्टोरल प्रोसेस। बाकी के देखिए जो दो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो आप जो है फर्स्ट यूनिट में आइए। फर्स्ट यूनिट में ये ऊपर देखिए, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये टॉपिक क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। और दूसरा इसमें टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग, प्रोसीजर एंड लिमिटेशन। ये वाला टॉपिक भी आपका फर्स्ट यूनिट में हमने कवर कर लिया था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड प्रोसीजर। ठीक है। तो ये सेम टॉपिक है। तो बेसिकली फोर्थ यूनिट में क्या करना है, आपको सिर्फ दो ही नए टॉपिक पढ़ने हैं। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को ऐड करने के बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया है। ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब भी आपको पता ही है कि ऑटोनॉमस वो बॉडी होती है जो अपने आप से डिसीजन ले सकती है। ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी है ये क्या करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसका जो बेसिक आपका क्या कहते हैं वर्क है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए इसको हम नेशनल वोटर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो ऑफिस या सेक्रेटेरिएट है कमीशन का वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो जैसा हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे एक दिन पहले इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी गई कि भारत के अंदर इलेक्शन उनको क्या करने हैं, कंडक्ट कराने। अब बात आती है कौन कौन से इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो पांच तरह के इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इसको लर्न कर लीजिए क्या क्या है। पहला है इसमें लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शन है, फिर राज्यों के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं, इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। ठीक है। इट इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट्स। फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर विधानसभा के अलावा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता है, वो राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है और उसमें आर्टिकल दिए गए हैं आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329। ठीक है, क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। It deals with election and establishes a commission for these matters. आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक हमें भारत के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक कमीशन को फॉर्म करना है, उसमें गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं आर्टिकल का इस्तेमाल करके हमारी गवर्नमेंट ने, या कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या किया, बेसिकली एस्टैब्लिश किया। अब देखिए पहला आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इसमें 324 है, पार्ट 15 का। सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ये कहा गया कि भारत के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे उनको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और उनकी सुपरवाइजरी करना, उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया जा सके। आर्टिकल 325 क्या कह रहा है। आर्टिकल 325 ये कह रहा है, नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा। आर्टिकल 325 में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पे। तो सीधा सा कहा गया है कि किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जैसे ही व्यक्ति 18 साल हमारे भारत के अंदर एज अटेन करेगा, उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में इलेक्शन कमीशन शामिल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऐड कर लेगा, ऐसा नहीं है ना। देन आर्टिकल 326 क्या कह रहा है। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। भारत के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के इलेक्शन जो होंगे, सॉरी लोकसभा के इलेक्शन, है ना, और विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे वो एडल्ट सफरेज के बेस पे होंगे। एडल्ट सफरेज फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं। एडल्ट सफरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एज तय की जाती है और उस एज को जो भी अटेन कर लेता है उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो हमारे भारत में ये 18 साल है। 18 साल जो भी एज अटेन कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, बशर्ते उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। नाउ आर्टिकल 327 क्या कह रहा है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पार्लियामेंट को पावर किस बात के लिए दी गई है, टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। जो भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, उसके लिए कानून बना सकते हैं। और ऐसे ही राज्यों को, है ना, राज्यों की विधानसभा को ये पावर दी गई है कि राज्य के अंदर जो इलेक्शन होंगे उनके लिए प्रोविजन तय कर सकते हैं, विधानसभा तय कर सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 329 इंपॉर्टेंट है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी मैटर पे जो हमारे कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक उनके पास कोई डिस्प्यूट उनके पास नहीं जाता है। अगर डिस्प्यूट उनके पास कोई नहीं जा रहा है इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब देखिए, जब हम हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था उस टाइम पे क्या था, हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। देखिए 1989 तक क्या था, 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही व्यक्ति हुआ करता था और उसको हम बोलते थे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 1989 में एक कानून लाया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, और इस एक्ट के अंदर कहा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाए। अब मल्टी मेंबर बॉडी क्या हो गई, मल्टी मेंबर बॉडी की बात करें
तो इलेक्शन कमीशन shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioner if any as the president may from time to time। ये कहा गया इस एक्ट के अंदर कि जो मेन व्यक्ति होंगे, जो मेन पोस्ट होगी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो अब क्या है, अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बेसिकली इस कमीशन के अंदर तीन लोग होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी हेल्प के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, है ना। तो ये यहां लिखा भी है रेड कलर में, आप देख पा रहे हैं। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पे कौन होगा, स्टेट लेवल पे हर एक राज्य के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे, वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प, ठीक। नाउ अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और दोनों इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। और उसके लिए जो एक्ट बना है वो कौन कौन सा है, वो एक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसमें जो टेन्योर होता है इनका वो 6 साल के लिए फिक्स्ड होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बन गया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो 6 साल के लिए बन जाएगा। लेकिन अगर एज 65 पहले हो गई है ना, विच एवर इज अर्लियर, तो वो रिटायर हो जाए, ठीक। जो इनकी सैलरी होती है और कंडीशन ऑफ सर्विस होती है चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है ना, जो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस होती है वही इनकी होती है, सेम होती है। रिमूवल की अगर हम बात करें, दे कैन रिजाइन एनी टाइम। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए प्रोसेस अपनाया जाता है। ये प्रोसेस हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास करवाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देंगे, तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और बाकी के जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं can only be removed on the recommendation of CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए तो उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो तीनों लोगों की, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन हो कमिश्नर हो, सॉरी, है ना, तो उनकी क्वालिफिकेशन बेसिकली प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उनका कार्यकाल कितना होगा ये नहीं बताया गया है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर ये इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं तो वो और भी काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको डिबार नहीं किया गया। लेकिन इन सब के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन नहीं है। लेकिन अभी हमने पीछे देखा, पीछे बाद में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, ठीक है, सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन, ठीक है, एक्ट ऑफ 2023। तो इसमें ये सारी लिमिटेशंस को दूर किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, इसमें टर्म भी बताया गया है, ठीक है, और रिटायर होने के बाद वो गवर्नमेंट के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया, ठीक है। नाउ पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, डिटरमाइनिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेरिटोरियल एरियाज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डी लिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
हमारे पार्लियामेंट का एक कानून है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, है ना, परसीमन हिंदी में बोलते हैं। तो इस कानून के तहत जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है पूरे भारत को लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करता है, या फिर राज्य के अंदर जो विधानसभा की एरिया होते हैं उनमें डिवाइड करता है ना। तो ये किसका काम है, किसकी पावर है, इलेक्शन कमीशन की पावर है। preparing and periodically revising electoral rolls and registering all eligible voter। जो वोटर लिस्ट होती है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना, उसमें नए वोटर्स को ऐड करना, और ऐसे वोटर जिनकी डेथ हो चुकी है ना, उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम निकालना, हटाना। नोटिफाइंग द शेड्यूल एंड डेट्स ऑफ इलेक्शन एंड स्क्रूटनाइजिंग नॉमिनेशन पेपर। जो भी इलेक्शन होंगे उनके लिए डेट फाइनल करना, किन डेट्स में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए पूरा स्केड्यूल तय करना, है ना। जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उनको स्क्रूटनी करना, उनको प्रॉपरली चेक करना। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेटिंग देम इलेक्शन सिंबल्स। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनको रिकॉग्निशन, पहचान देना, और उनको इलेक्शन सिंबल प्रदान करना। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को हाथ सिंबल जो दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बीजेपी को जो कमल दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ठीक है। एक्टिंग एज अ कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग द ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू द पार्टी। मान लीजिए कभी कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करने में, किसी पार्टी को इलेक्शन सिंबल देने में, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब अपना जो भी डिस्प्यूट है इलेक्शन से रिलेटेड ये खुद ही सॉल्व करते हैं। अपॉइंटिंग ऑफिसर फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्टोरल अरेंजमेंट। इलेक्शन के लिए जो भी अरेंजमेंट किए जाने हैं उन सबके लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, और अगर इलेक्टोरल अरेंजमेंट में कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको इंक्वायर करना, ऑफिसर को अपॉइंट करके उनको जिम्मेदारी देना कि आप इसकी इंक्वायरी करिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है। उसके बाद डिटरमाइनिंग द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया जाता है, आचार संहिता जिसको बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से, कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन बनाने की जिम्मेदारी, उसको लागू करने की जिम्मेदारी या पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। फिर प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम फॉर पब्लिसाइजिंग द पॉलिसीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन वेरियस मीडिया लाइक टीवी एंड रेडियो ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे जो भी पॉलिसीज हैं डिफरेंट पार्टीज की, उनके ऊपर प्रोग्राम बनाना और लोगों को अवेयर करना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर्स कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। ये राष्ट्रपति जी को एडवाइस कर सकते हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, वो क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति जी को ये एडवाइस कर सकते हैं। और विधानसभा का कोई एमएलए है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वोटिंग के टाइम पे वायलेंस हो रही है या इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, तो वहां पे पोल्स को कैंसिल कर सकते हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सुपरवाइजिंग द मशीनरी ऑफ इलेक्शन फॉर ensuring द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन whether election can be held in a state that is under the president rule in order to extend the period of emergency after 6 or 1 year। देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ये राष्ट्रपति जी को एडवाइस करते हैं कि वहां पे अब इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकते हैं या नहीं। अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते तो वहां पे राष्ट्रपति शासन और 6 महीने या 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया जाता है ना। registering political parties and granting them the status of national or state parties depending on their poll परफॉर्मेंस। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी राज्य की पार्टी होगी, उनको बेसिकली क्या कहते हैं, रजिस्टर करना, ये इलेक्शन कमीशन की पावर है। तो इलेक्शन कमीशन इसमें ये देखता है कि चुनावों के अंदर पार्टीज को कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहे हैं, उसके बेस पे ये
डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, और ये पार्टी जो है राज्य की पार्टी। ठीक है। अब देखिए इसमें एक ये केस है अनूप बरनबाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। इसमें क्या बताया गया? अ 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट unanimously ruled that the appointment of the chief election commissioner and the election commissioner shall be made by the president on advice of a committee consisting of the prime minister, the leader of opposition of the Lok Sabha and chief justice of India। इस केस में यह बताया गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होगा। ठीक है। लेकिन किसकी एडवाइस पे होगा? एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है लोकसभा में वो होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये तीन लोग डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। ठीक है। ये राष्ट्रपति जी को रिकमेंड करेंगे और राष्ट्रपति जी के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर अवेलेबल नहीं है, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विल बी अ पार्ट ऑफ सच कमेटी। तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देख ली जाएगी, किसके पास ज्यादा सीट है अपोजिशन पार्टी के पास, तो उसका लीडर होना चाहिए। अगर अपोजिशन लोकसभा के अंदर जो मेन पार्टी है उसका इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, तो सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका लीडर इस कमेटी में शामिल होगा। ठीक है। नाउ फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन के? टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट and legislature of every state and the offices of president and vice president of India। ये मैंने आपको बता ही दिया। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हो गए, ये इनको कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। फिर इलेक्शन के लिए डेट्स डिसाइड करना, शेड्यूल डिसाइड करना, टाइमली इलेक्शन हो जाए, है ना, जनरल इलेक्शन हो या बाय इलेक्शन उपचुनाव हो, तो ये सारा टाइम टेबल बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है। लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पे होंगे, किन किन प्लेसेस को पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पे कितने वोटर जो है वोट डालने जाएंगे। फिर लोकेशन क्या होगी काउंटिंग सेंटर की, वहां पे किस तरह के अरेंजमेंट किए जाएंगे, कैसी सिक्योरिटी होगी। तो ये सारा फंक्शन इलेक्शन कमीशन का होता है। फिर इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम, और साथ में जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जारी करना, ये इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, और उनको इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना। फिर टू सेट लिमिट्स ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट, एक व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कितना पैसा खर्च कर सकता है ना, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितना पैसा इलेक्शन में खर्च कर सकती हैं, उसके लिए लिमिट तय करना। टू एडवाइज इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन of sitting members of parliament and state legislature। लोकसभा का या पार्लियामेंट का कोई मेंबर है या विधानसभा का कोई मेंबर है, इलेक्शन जीत के आ गया है, अब उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएंगी। जो जो क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने तय करी है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तय करी है, उनको अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना इलेक्शन के टाइम में कि पार्टीज को क्या करना है क्या नहीं करना है, या कैंडिडेट्स को क्या करना है, सो दैट नो वन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस और देयर इज नो आर्बिट्रेरी अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज इन पावर। ठीक है। लोग जो है अपनी मनमानी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके इलेक्शन में, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो दिया जाता है, बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन कमीशन की? तो इंपॉर्टेंस जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टिंग नेशनल एज वेल एज स्टेट इलेक्शन सिंस 1952। 1950 में बना दिया गया था, इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। पहले जो जनरल इलेक्शन हुए 1952 में हुए, तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इलेक्शन जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कराए हैं। नाउ इट प्लेज एन एक्टिव रोल टू एंश्योर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ
people. The commission has brought discipline among the political parties with a threat of de-recognizing if the parties failed in maintaining inner party democracy. पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिसिप्लिन बनाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी इनर पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसकी पहचान वापस ली जा सकती है. इट सपोजेस द वैल्यू प्रिजर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इक्वालिटी, equity, impartiality, independence, and rule of law and superintendence, direction and control over the electoral governance. इसका सीधा सा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आगे बढ़ाना है, उन वैल्यूज को आगे रखते हुए इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं. ईसीआई helps in conducting election with the highest standard of credibility, fairness, transparency, integrity, accountability, है ना, autonomy and professionalism. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं तो उसमें वो आज की डेट में देखें तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करके रखते हैं, ताकि इलेक्शन में कोई घपलेबाजी ना हो. इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज इट एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन इन एन इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली एनवायरमेंट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर को वोटर सेंट्रिक और वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट डालने पोलिंग बूथ पे जाएं. ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंगेजेस विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस. टाइम टू टाइम ये पॉलिटिकल पार्टीज से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं उनसे भी फीडबैक सजेशन ये लेते रहते हैं, ताकि जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो प्रोसेस है उसमें सुधार लाया जा सके. इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट एंड पीपल टू एनहांस एंड स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री. टाइमली, टाइम के साथ साथ समय समय पर ऐसा बोल सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, जिससे जो भारत के एलिजिबल वोटर्स हैं उनका भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें विश्वास बना रहे. तो ये अवेयरनेस का काम करते हैं. इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर, इलेक्शन फंक्शनर, कैंडिडेट और पीपल सबको शामिल किया जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, सॉरी ये इंपॉर्टेंस थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसको समझेंगे. ठीक है, और तब तक आप ये इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए. थैंक यू, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक यू वंस अगेन.